स्वागत है साथियों, आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं और ग्रामर का सेशन आज हम करेंगे। अभी बच्चों का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे कि सर ग्रामर पोर्शन का कुछ करवा दीजिए, तो अभी आज हम लोग ग्रामर का ही कुछ करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। जो कापी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं वो कापी कलम ले लीजिए और इसे नोट्स कीजिए। आज हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे, टेंस के बारे में हम आज क्लास करेंगे और इसे बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं ग्रामर का। ग्रामर में अभी हम जैसा कि बताएं आपको, इसमें अभी हम पढ़ेंगे टेंस। ये अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं। इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे आप लोग, है ना। तो शुरू करते हैं टेंस। और इसका हिंदी तो आप जानते ही हैं, काल या फिर समय कह दीजिए। टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय भी कह सकते हैं। इसमें टाइम के बारे में ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो इसे 3 भाग में बांटा गया है टेंस को। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा आ जाइए पास्ट टेंस, आगे होगा फ्यूचर टेंस। यही 3 भाग है। समय, वर्तमान काल, ये हो गया आपका वर्तमान काल, ये हो गया भूतकाल और ये भविष्य काल। ये आपका क्या हो गया, भविष्य काल। तो टेंस यानी काल, जिसे टाइम बोला जाता है, इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में। एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया। इसको हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब ये प्रेजेंट का हो गया। मैं खाना खाया या खाना खा चुका हूँ, तो ये आपका पास्ट हो गया, खाया था, है ना। तो ये आपका पास्ट हो गया। फ्यूचर, मैं खाना खाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाया था, तो ये आपका पास्ट हो गया। फ्यूचर, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा आने वाले वक्त में, तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। और प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है, इसे आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। जैसे जो अभी की बात हो रही है वो आपका वर्तमान हो गया। जो बीत चुका है यानी भूतकाल, पीछे वाली बात है ना। पास्ट की बात हो वो आपका पास्ट टेंस है ना, और भूतकाल। और आगे है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में जो होने वाली बात है उसको। और हर का ये 4 रूप होता है। जैसे इसका हर एक का 4 होता है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही अच्छे से अभी हम इसको समझेंगे। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गया। पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो इसका भी 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम इस पे ही बातें करेंगे, तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो हर एक का 4 आपका पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में से हमें पढ़ना है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम थोड़ा चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बातें कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करना ना भूलें। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस इसको कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस इसे कहा जाता है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, इसकी पहचान जो होती है क्या होती है, अंत में है ना ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, इस तरह का अंत में होगा सेंटेंस के अंत में। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है, वाक्य है। तो ये आपका पहचान हो गया। और ये जो हो गया आपका किस आधार पे, जैसे कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी रूल्स पे, इसी आधार पे कोई भी सेंटेंस होता है ना। जैसे इसका उदाहरण आप ले लीजिए कि मैं खाना पकाता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसी आधार पे होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस आधार पे। तो यहाँ पे कर्ता हो गया और कर्म हो गया, और फिर वो आपका इसी आधार पे होता है ना। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ये कर्म पकाना, और ये आपका ऑब्जेक्ट है ना खाना हो गया। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो आप जैसे मैं आम खाता हूँ, आम खाता हूँ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है ना। वर्ब आप जानते ही हैं जिससे किसी काम का करना या होना पता चले, वो आपका वर्ब होता है। जैसे वर्ब का भी फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे गो, गो का होता है वेंट, फिर होता है थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म वर्ब का होता है गोइंग। तो इस तरह से वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। प्ले, दूसरा है प्ले, वर्ब फॉर्म सेकेंड हो जाएगा प्लेड, ईडी लग जाता है, थर्ड हो जाता है प्लेड, और फोर्थ में आईएनजी लगता है, प्लेइंग। तो ये वर्ब फॉर्म्स होंगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसको थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट है ना। लेकिन ये है कि सेम है, थोड़ा सा ईडी जुटा है अंत में, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा, गो का यूएंट हो गया, फिर बॉन हो गया। तो ये वर्ब फॉर्म्स आपको याद रखने होंगे, तब जा करके आपको बेहतर ढंग से ट्रांसलेट बन पाएंगे। तो ये इसे याद रखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को याद रखना होता है ना। तो हम इसे मिटा रहे हैं, तो राइट डाउन कर लीजिएगा। इसे मिटा करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब ये पहचानना सीख गए हैं। तो अगर आपको ये पहचानने आ गया तो ट्रांसलेट करने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आप ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है, आप जिस रूल्स पे बनाते हो, वो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन, इसमें एस या एस लगाते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल्स पे आप वर्क करते हैं। यही आपका मेन रूल्स है। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट, इंडेफिनिट का ट्रांसलेट आप नहीं कर पाओगे। तो इसे याद रखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन में उसका एस या एस लगता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं एस या एस, इस पे थोड़ा सा चर्चा करें। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का होगा, ठीक है, तो इसमें जो है एस या एस लगेगा, है ना। वर्ब वन है ना, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आप लगा, यहाँ पे एस या एस सिंगुलर नंबर के साथ है ना, उसमें हम सब्जेक्ट अगर रहेगा सिंगुलर नंबर तो उसमें हम एस या एस वर्ब वन में फर्स्ट फॉर्म में हम लगा सकते हैं। आगे प्लूरल जो होता है उसमें जो होता है इसका नो यूज होता है ना, नो यूज, एस या एस नहीं लगाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, चलिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आई और वी, सेकेंड फॉर्म यू, थर्ड फॉर्म ही, सी, इट, कोई नाम हो गया या हो गया दे। तो ये आपका
फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका, सेकेंड, और ये थर्ड फॉर्म, ही सी इट नाम नेम, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। इसको हम अभी प्रयोग के जरिए समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे अगर राइट ऑन नहीं किए तो कर लीजिएगा, मिटाने वाले हैं, वीडियो पॉज करके, है ना, आगे की ओर आप उतार सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, जैसे इसमें ये प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इसमें हम प्लूरल, ये जब सब्जेक्ट हो गया तो इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसको आपके सामने कुछ उदाहरण रख करके हम बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। इसे हम इरेज कर रहे हैं फटाक से, और आपको उतार लिए हैं तो बेहतर है। और जिसे नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ऐसा ना है कि नहीं समझ में आएगा, ज़रूर। आप अगर पढ़ने के मिजाज से बैठेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो सारा ध्यान आपका मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए, तो बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो चलिए आ जाइए। एक चीज़ आप देख लीजिए कि आई और यू जो है, इसमें आप एस या ई एस यूज नहीं होगा, नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ये आपके क्या है, एक्सेप्शन। जैसे अब हम इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं, है ना। उदाहरण ले लेते हैं हम। तो उदाहरण ये है यहाँ पे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पहचानना है इसमें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस, वो सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं का होता है आई, पढ़ाना, टीच, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, टीचर्स नहीं होगा, आई टीच इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका क्लियर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे एस या एस लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा, तो ये जनरली हो जाएगा आई टीच इंग्लिश, है ना। मीरा बाजार जाती है। अब देखिए यहाँ पे नाम है, तो नाम जो हो गया ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, तो इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ई एस, मीरा गोज टू मार्केट, ये आपका बन गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही सी इट या कोई नेम है, तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पे नाम, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा, एस लगा ना, गो टू मार्केट यानी गोज टू मार्केट। पूजा क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट खेलती है। अब देखिए ये पूजा आपका सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा, तो ट्रांसलेट कर दीजिएगा पूजा प्ले, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ना, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ वर्ब में एस जुड़ जाएगा, पूजा प्लेज क्या, क्रिकेट। तो ये इस तरह से बनते हैं। आगे की ओर हम और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेकर के थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। एक और चीज, बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस हम करेंगे, इसे हम इरेज करते रहे, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए कि जैसे राम और श्याम नाचते हैं, तो राम
एंड श्याम डांस, ये आपके हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे डांसेज नहीं होंगे क्योंकि ये प्लूरल हो गए, है ना। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेम है सब, तो फिर यहाँ पे हम वर्ब फॉर्म में एस या एस लगाएं या नहीं लगाएं, तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया। राम एंड श्याम 2 लोग हो गए ना, तो एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। तो इस तरह के इस एस ट्रांसलेट में इस तरह के ऐसे यूज होते हैं, है ना। तो ये आपका कुल मिलाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये आपका अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का सकारात्मक। तो यहाँ पे जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ अब यहाँ पे समझिएगा काफी ध्यान से। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, देख लीजिए। तो सब्जेक्ट आई, उसके बाद ये आपका वर्ब है, तो आई स्पीक। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेंगे, एस या एस नहीं लगेंगे, फर्स्ट पर्सन ये आपका जो है, इसके वजह से यहाँ पे एस या एस नहीं लगता है। आई स्पीक क्या, इंग्लिश। अब इसी चीज को निगेटिव में ट्रांसलेट करना होगा। तो निगेटिव में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव करते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, एस या एस लगते ही हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो है वर्ब से पहले जो है आपका, इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। डू या डज, यानी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक तरह से हो गए। यानी इसको इस तरह से कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस एच वी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या एस इसमें ऐड नहीं होंगे, डू या डज लग जाएंगे तो आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब इसको एक उदाहरण के जरिए समझ लीजिए। जैसे इसी को हम और निगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। अगर लाइट यहाँ पे पड़ रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो ये हो गया आई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में यानी डू या डज का प्रयोग, तो ये फर्स्ट पर्सन है, आप डज का प्रयोग तो करेंगे नहीं, यहाँ पे सिंगल है ना। तो आई डू, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज ऐड होता है, नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर लीजिए, ये नॉट, इसको फिर से वहीं से लिख दे रहे हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपके ट्रांसलेट हो गए। यानी आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको हम और आपके हिसाब से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। लीजिए क्लियरली मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ये आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब इस आधार पे एक और उदाहरण ले लीजिए। पूजा बाजार नहीं जाती है, अब देखिए ये आपके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको लिख दीजिए, नेम है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। पूजा थर्ड पर्सन हो गया तो यहाँ पे डू लगेगा नहीं, डज लगेगा, है ना। तो पूजा डज, उसके बाद नहीं है तो नोट लग जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना होता है गो, और आगे है ऑब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा वर्ड जो आपका है मार्केट, गो टू मार्केट, ये आपका गो टू मार्केट। अब यहाँ पे यस इसीलिए नहीं लगा क्योंकि हम डज का प्रयोग कर लिए। तो इस तरह से इसका नेगेटिव भी क्लियर हो गया और आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आप इसे अगर राइट डाउन कर लिए हैं तो इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आप जो है इसे फिर से देख लीजिएगा। तो ये रहा नेगेटिव का। आगे थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं। इंटेरोगेटिव का थोड़ा सा इसमें हल्का सा बदलाव होता है। इंटेरोगेटिव में होता क्या है कि
ये इंटेरोगेटिव जब आप पढ़ते हो तो इसमें डू या डज पहले आ जाएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके इंट्रोगेटिव के हो जाएंगे, यानी प्रश्नवाचक। तो ये हो जाएंगे जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इसमें डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन है मैं, तो यहाँ पे डू का प्रयोग होएगा, है ना। डू आई स्पीक इंग्लिश, ये इस तरह से बन जाएंगे। अब इसे समझ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स, डू उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक यानी बोलना, है ना। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पे, है ना। तो आपका इंग्लिश होंगे और फिर आगे क्वेश्चन मार्क। फिर आप और उदाहरण ले लीजिए कि क्या श्याम विद्यालय जाता है। ये आपका नेक्स्ट उदाहरण हो गया, आपका नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, तो ये आपका डज लग जाएगा। यहाँ पे डू आप प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आपका हो जाएंगे डज, है ना। श्याम अकॉर्डिंग टू रूल्स, डू या डज में से डज लग गए, उसके बाद सब्जेक्ट आपके आ गए श्याम, है ना। उसके बाद जाना, ये वर्ब है जिससे किसी काम का होना या करना पता चले, तो यहाँ पे जाना काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप गो कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। तो इस तरह से ट्रांसलेट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था। अब इंट्रो नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, इंट्रो प्लस नेगेटिव। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेंगे। इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा, इसे मिटा के और इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर की ओर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल पे हम समझ जाते हैं। एक मिनट चल नहीं रहा, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो इसे हम क्या मैं अंग्रेजी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड होगा, नहीं बोलता हूँ, और यहाँ पे भी विद्यालय नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपके नोट ऐड हो जाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और बाकी एज इट इज जैसे है वैसे रहेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे आपका डू का प्रयोग होगा। डू आई सब्जेक्ट कर दिए, है ना। डू या डज में से एक चीज आप डू का प्रयोग कर लिए। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे आई, है ना। उसके बाद नॉट, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपके हो गए ट्रांसलेट। इसमें भी सेम चीज है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ पे थर्ड पर्सन है ना। तो इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे पहले। डज श्याम नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल्स, सब्जेक्ट के बाद है नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो इस तरह से ट्रांसलेट होते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे चर्चा किए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आप राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसे रिवाइज करेंगे, तब जाकर के ये आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसे आप रिवाइज कीजिए और यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए।
थैंक्स।